नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है जहां पर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जा चुके हैं और नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे। उसी सीरीज के तहत आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अंडर स्क्रूटनी ऑफ एल, यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो ये सब चर्चा करेंगे। और इसके पहले काफी टॉपिक करा चुका हूं, तो एक बार जाकर के उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है आपके दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन, क्योंकि जो जून 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन टॉपिक से, 2024 में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इन्हीं टॉपिक से, तो ये जो टॉपिक वाली श्रृंखला है ये इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो गेन सबसे पहले बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इसकी बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो सिंपल, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। जैसे आप चेक देते हो ना, किसी को पेमेंट करने के लिए आप क्या देते हो, चेक देते हो। यहां पर क्या होता है, क्रेडिट में सिस्टम होता है, प्रॉपर एक बिल लिखा जाता है इनवॉइस के अमाउंट के आधार। लिखता कौन है, सेलर के द्वारा हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि सेलर को पेमेंट चाहिए होता है ना। तो जितने रुपए का सामान आपने क्रेडिट में खरीदा है उतने अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाएगा, लेकिन सेलर के बनाने से वो वैलिड नहीं होगा। सेलर वो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको भेजेगा फॉर योर एक्सेप्टेंस, आपकी स्वीकृति होनी जरूरी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप एक पन्ने पर साइन कर दो जिस पर मैंने लिख करके दिया है 10 लाख रुपए आप मुझे इस तारीख को पेमेंट करो, तो जब तक आप साइन नहीं करोगे तब तक उस डॉक्यूमेंट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं हो। सेम एज बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। एक्सेप्टेंस के लिए बायर के पास, यानी कि जो पेमेंट करेगा उसके पास भेजा जाता है, वो अपनी स्वीकृति देता है, उसके पास ये बिल आ जाता है। फिर जो ड्यू डेट आती है यानी कि मैच्योरिटी, यानी कि जिस दिन पेमेंट मिलना है वो रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बिहाफ पर पेमेंट मिल जाता है। तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो दो प्रकार के बिल होते हैं यहाँ पर। जब लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, एक को यूजेंस बिल बोलते हैं, एक को साइट बिल। साइट बिल होता है तो पेमेंट तुरंत हो जाता है, और यूजेंस बिल होता है तो जितना भी टर्म एंड कंडीशन मेंशन किया गया है कि 2 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, उस बिहाफ पर पेमेंट। तो बेसिकली ड्रॉन बाय एंड ऑन होम, तो मस्ट बी ड्रॉन बाय द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी कि सेलर यानी कि एक्सपोर्टर, ये बात ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा कभी भी, ठीक है। सेलर, एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी एक ही व्यक्ति है। ऑन द एलसी इशुइंग बैंक, और किस पर ड्रॉ किया जाएगा, एलसी इशुइंग बैंक पर ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि यहां पेमेंट किसको देना है, जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया था ना, जिस बैंक ने, ठीक है। तो इशुइंग बैंक, इशुइंग बैंक किसकी होगी, एप्लीकेंट की। एप्लीकेंट के बिहाफ पर इशुइंग बैंक ने ये बिल इशू किया। देन टाइप्स ऑफ बिल, साइट बिल जो मैंने बताया रिक्वायर्स इमीडिएट पेमेंट, और यूजेंस या एक्सेप्टेंस बिल होंगे जो पेमेंट ऑन अ फ्यूचर ड्यू डेट, जो भी फ्यूचर की डेट लिखी होगी टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर उस पे देने होंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी, की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। मस्ट मेंशन द एलसी नंबर एंड इशुइंग बैंक्स नेम। एलसी नंबर, लेटर ऑफ क्रेडिट का जो नंबर होगा वो मेंशन किया जाएगा, और इशू करने वाले बैंक का नाम मेंशन किया जाएगा। मस्ट बी इन द करेंसी ऑफ द एलसी अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर कुछ अदरवाइज स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो ये किस में होगा, जो लेटर ऑफ क्रेडिट की करेंसी होगी उसी में होगा। यानी कि अगर अमेरिका आपसे आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो अमेरिका में करेंसी कौन सी चलती है, डॉलर, तो डॉलर में होगा, या जब तक कुछ और मेंशन ना किया गया हो। पता चला आप बांग्लादेश से डील कर रहे हैं तो बेसिकली डॉलर ही चलता है, बट बांग्लादेश की करेंसी तो डॉलर नहीं है। इंटरनेशनल में जो भी करेंसीज एक्सेप्टेबल होंगी वो या तो कंफर्म मेंशन कर दीजिए, या जो लेटर ऑफ क्रेडिट की करेंसी उसी में पेमेंट किया जाएगा। देन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द एलसी लिमिट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट है ये लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन किए गए अमाउंट से ज्यादा नहीं हो। अगर अगेन याद रखिएगा, आपने सामान 12 लाख का खरीदा हो या ना खरीदा हो इससे कोई मतलब नहीं। आपने अगर लेटर ऑफ क्रेडिट 10 लाख का बनवाया है तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी 10 लाख का होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज 12 लाख का नहीं बनवा। तो अगेन अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द एलसी लिमिट।
जो लेटर ऑफ क्रेडिट की लिमिट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एनी करेक्शन मस्ट बी डूली ऑथेंटिकेटेड, अगर कोई करेंसी है मतलब सॉरी अगर कोई करेक्ट उसमें करना है, ठीक है, कुछ भी करेक्शन है तो ड्यूली ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए, उसका ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर बात करते हैं कॉमर्शियल इनवॉइस की। इनवॉइस आप जानते हो जो कुछ आपने खरीदा है उन सबका ब्यौरा डिस्क्रिप्शन कहां पर मिलता है, इनवॉइस में मिलता है। तो प्रिपेयर कौन करेगा, मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। इनवॉइस हमेशा सेलर ही प्रिपेयर करता है क्योंकि सामान बेचा किसने है, सेलर ने बेचा। डिटेल्स टू इंक्लूड, क्या क्या डिटेल इंक्लूड करी जाएंगी, तो बायर का नाम होगा जो कि एलसी का एप्लीकेंट है, बायर यानी कि इंपोर्टर की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, या अगर कुछ और स्टेट किया गया हो, कुछ और लिखा हो तो वहां बात होगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एग्जैक्टली मैचिंग द एलसी। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो डिटेल्स ऑफ गुड्स मेंशन किया गया है वही कॉमर्शियल इनवॉइस में भी मेंशन होना चाहिए। ये जो डिटेल्स हैं मैच होनी चाहिए। देन ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफार्मा, इनवॉइस नंबर एंड एलसी नंबर विद इशूइंग बैंक नेम, ये सब मेंशन होना चाहिए कॉमर्शियल इनवॉइस पर। वैल्यू शुड नॉट एक्सीड एलसी वैल्यू, यहां पर भी याद रखिएगा कॉमर्शियल इनवॉइस की भी वैल्यू जो है वो किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट की वैल्यू से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेल टर्म्स क्या क्या हैं, ठीक है, एफओबी, सीआईएफ, C&F, मतलब जितने भी रूल्स एंड लॉज हैं उसके बिहाफ पर जो सेल टर्म्स हैं वो कंफर्म होने चाहिए। शिपमेंट डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है लेटर ऑफ क्रेडिट में पेमेंट तभी मिलता है जब सेलर या एक्सपोर्टर शिपमेंट भेज देता है। शिपमेंट डॉक्यूमेंट को जब सबमिट करेगा एडवाइजिंग बैंक के पास तो एडवाइजिंग बैंक उसका पेमेंट कर देगी। तो अगेन शिपमेंट डिटेल्स में क्या क्या आएगा, बीएल नंबर आएगा, ठीक है, मतलब बिल नंबर, शिपिंग मार्क्स आएगा, लाइसेंस नंबर आएगा, ग्रॉस नेट वेट आएगा, पैकिंग डिटेल्स आएगा, ये सब मेंशन करना चाहिए शिपमेंट डिटेल्स। देन ठीक है, और क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करनी है कॉमर्शियल इनवॉइस में, excess invoice amount, even if an invoice is issued for a higher amount not specifically prohibited, drawing under LC cannot exceed LC value। अगर कोई कॉमर्शियल इनवॉइस LC के अंतर्गत इशू किया जा रहा है तो यहां पर मेंशन किया गया LC की वैल्यू से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। एक्सेस इनवॉइस अमाउंट, अगर अमाउंट का जो इनवॉइस का अमाउंट अगर एक्सेस में है तो क्या होगा, इवन इफ एन इनवॉइस इज इश्यूड, अगर कोई इनवॉइस इशू किया गया है हायर अमाउंट में तो नॉट स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, कोई अगेन डायरेक्टली इसको प्रोहिबिट यानी कि मना नहीं किया गया है। ड्रॉइंग अंडर एलसी, यानी कि कॉमर्शियल इनवॉइस मान लीजिएगा 12 लाख का है और एलसी कितने का है, 10 लाख का, तो याद रखिएगा विड्रॉ कितना कर सकते हो, सिर्फ 10 लाख, 12 लाख रुपए विड्रॉ नहीं हो पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक्सेस इनवॉइस अमाउंट का पेमेंट नहीं मिलेगा, एलसी के अंतर्गत है वही पेमेंट मिलेगा। तीसरा आता है बिल ऑफ लेडिंग, बीएल बोलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, एक्ट एज अ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड प्रूफ ऑफ शिपमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये भी सेलर को सबमिट करना पड़ता है। बिल ऑफ लेडिंग क्या है, ये रिसिप्ट है, ठीक है, गुड्स की, और प्रूफ है शिपमेंट का, लेडिंग यानी कि भेज दिया गया है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, कंप्लीट सेट ऑफ निगोशिएबल कॉपीज, यानी कि वो जो बिल है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसकी कॉपीज होनी चाहिए विद रिक्वायर्ड नॉन निगोशिएबल कॉपीज, निगोशिएबल या नॉन निगोशिएबल जो भी कॉपीज हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। साइंड बाय शिप ऑनर और अथराइज्ड एजेंट, यानी कि बिल ऑफ लेडिंग पर किसके साइन होने चाहिए, उस थर्ड पार्टी के जो वो सामान लेकर के आ रहा है इंपोर्टर के पास में। तो अगेन शिप ऑनर के होने चाहिए या जो अथराइज्ड एजेंट है उसके होने चाहिए। कंसिस्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एज पर एलसी एंड इनवॉइस, लेटर ऑफ क्रेडिट और इनवॉइस के आधार पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है वो होना चाहिए। देन मस्ट इंक्लूड एलसी नंबर एंड इशूइंग बैंक नेम, एलसी नंबर इशू होना चाहिए और बैंक का नाम उस पर मेंशन होना चाहिए। फ्रेट पेमेंट टर्म्स मस्ट बी एज पर एलसी, फ्रेट यानी कि भाड़ा जो दिया जाएगा, ये शिपमेंट लाएंगे ना, इनको भाड़ा चाहिए, तो भाड़ा के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी एज पर एलसी होने चाहिए कि प्रीपेड है या कलेक्ट करना है। प्रीपेड जैसे आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो ना तो कलेक्शन टर्म्स होते हैं ना उसमें, अगर आपने सीओडी मंगाया है तो याद रखिएगा डिलीवरी के वक्त वो कैश आपसे मांगेगा, प्रीपेड मंगाया है तो वो आपसे कैश नहीं मांगेगा, डिलीवर कर देगा, सेम एज यहां पर होता है।
मस्ट मेंशन शिप्ड ऑन बोर्ड क्लॉज एज रिक्वायर्ड। तो शिप्ड ऑन बोर्ड, ठीक है, जैसे पर्सन ऑन बोर्ड होता है ना उड़ने के लिए, ऐसे ये तैयार है भेजने के लिए, तो शिप्ड ऑन बोर्ड ये मेंशन होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड होता है। देन और क्या क्या रिक्वायर्ड है, मस्ट बी ड्रॉन टू द ऑर्डर ऑफ द शिपर एंड ब्लैंक इंडोर्स्ड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द शिपर ये भी मस्ट बी ड्रॉन मेंशन होना चाहिए, एंड ब्लैंक इंडोर, इंडोर्स यानी कि आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, तो ब्लैंक इंडोर्समेंट होना चाहिए, और इन फेवर ऑफ द इशुइंग बैंक एज पर एलसी टर्म्स, ठीक है, एलसी टर्म्स के बिहाफ पर है, अगर इशुइंग बैंक है उसके बिहाफ पर भी आप कर सकते। देन शिपमेंट डेट मस्ट बी विद इन द एलसी वैलिडिटी पीरियड, जो शिपमेंट डेट है वो एलसी की वैलिडिटी पीरियड के अंतर्गत होना चाहिए, एलसी जब तक वैलिड है तब उसके बीच में शिपमेंट हो जाना चाहिए। पार्शियल शिपमेंट और ट्रांसशिपमेंट मस्ट बी अलाउड इफ एप्लीकेबल, पार्शियल शिपमेंट यानी कि पूरा शिपमेंट कई पार्ट में जाना है, तो अगर वो मेंशन है इफ एप्लीकेबल तो उसी हिसाब से जाएगा। बीएल शुड नॉट बी प्री डेटेड बिफोर एलसी इशू डेट, ठीक है, यानी कि बिल ऑफ लेडिंग जो है वो एलसी इशू के डेट के पहले का नहीं होना चाहिए बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, अनलेस परमिटेड, जब तक परमिट ना हो। शुड नॉट बी क्लॉज्ड अनलेस एक्सप्लिसिटी अलाउड अंडर एलसी, ठीक है, शुड नॉट बी क्लॉज, कोई भी क्लॉज मेंशन नहीं करना है, ठीक है, जब तक अनलेस एक्सप्लिसिटी अलाउड अंडर एलसी, अगर एक्सप्लिसिटी एलसी के अंतर्गत अलाउड है तब आप क्लॉज कर सकते हो, अदरवाइज किसी भी तरह से कोई क्लॉज नहीं लगाओगे। अब अगेन इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट, क्योंकि दूसरे देश से सामान आ रहा है तो इंश्योरेंस होता है सामान का, कि अगर रास्ते में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, अगर सामान का लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को भरपाई कर सके। तो इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट क्या होगा, यूसीपी 600, यूसीपी 600 पर भी मैंने एक आर्टिकल बनाया है, जाकर के उसको देखिएगा। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि एलसी के लिए बनाए गए हैं। तो इसी के आर्टिकल 34 में इशूअर ओनली बाय इंश्योरेंस कंपनीज और देयर अथराइज्ड एजेंट, ठीक है, वही इशू कर सकता है इस सर्टिफिकेट को, या तो इंश्योरेंस कंपनी या उसका अथराइज्ड एजेंट। नॉट एक्सेप्टेबल इंश्योरेंस इश्यूड बाय अ ब्रोकर, अगर इंश्योरेंस किसी ब्रोकर के द्वारा इशू किया गया है तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। डेट मस्ट बी डेटेड ऑन बिफोर शिपमेंट डेट, शिपमेंट के बाद में इंश्योरेंस नहीं होता है, समझ गए कि नहीं, शिपमेंट के पहले, तो अगेन मस्ट बी डेटेड ऑन और बिफोर शिपमेंट, या तो शिपमेंट वाले दिन या तो शिपमेंट के पहले, ठीक है, और इंडिकेट दैट कवर इज इफेक्टिव फ्रॉम शिपमेंट, और ये इंडिकेट होना चाहिए कि कवर कब से इफेक्टिव है, जिस दिन से शिपमेंट कर दिया गया उसी दिन से इफेक्टिव है कवर। करेंसी तो मस्ट मैच एलसी करेंसी अंडर आर्टिकल 34F1, तो इसके इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट में भी करेंसी कौन सी होनी चाहिए, पेमेंट करोगे ना तो करेंसी कौन सी होनी चाहिए, तो एलसी की करेंसी होनी चाहिए, यानी कि सेलर के बिहाफ पर, क्योंकि इंश्योरेंस वहां हो रहा है ना। अब मैं सामान अगर अमेरिका से मंगा रहा हूं तो मेरा इंश्योरेंस कहां होगा उस गुड्स का, अमेरिका में होगा ना, तो वहां की करेंसी चलेगी डॉलर। कवरेज की बात करें तो शुड कवर एटलीस्ट 110% ऑफ सीआईएफ सीआईपी वैल्यू, ठीक है, जो इनवॉइस की बात हो रही है यहां पर, तो 110% सीआईएफ या सीआईपी वैल्यू को क्या करना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी को। मस्ट क्लियरली स्टेट द वोयाज, वोयाज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, यानी कि उस गुड्स की जो यात्रा है वो क्लियरली स्टेट होना चाहिए कि पोर्ट ऑफ लोडिंग कौन सा है जहां पर सामान लोड किया गया, और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज कौन सा है जहां से सामान ले जाया जाएगा। क्लेम्स पेबल इन एप्लीकेंट्स कंट्री, अगर कोई क्लेम है तो कहां पे किया जाएगा, एप्लीकेंट्स की कंट्री में। एप्लीकेंट्स कौन है, ठीक है, जिसने सामान मंगाया है। ओरिजिनल्स ऑल ओरिजिनल्स इफ मल्टीपल इश्यूड मस्ट बी सबमिटेड, ओरिजिनल सबमिट किए जाएंगे, ठीक है। इंडोर्समेंट शुड बी ब्लैंक इंडोर्स्ड, ब्लैंक इंडोर्स आपको करना है इंश्योरेंस को, ठीक है, यानी कि यहां पर ब्लैंक इंडोर्स। गुड्स डिस्क्रिप्शन, गुड्स डिस्क्रिप्शन जो है वो एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट से मैच करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। अब आगे बात आती है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डॉक्यूमेंट, तो इसका इशूअर कौन होता है, मस्ट बी साइंड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी सच एज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मेंशन करना है क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जैसे इंडिया में बात करें तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, तो अगेन जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके द्वारा साइंड होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन।
पर्पस क्या है? सर्टिफाइज ओरिजिन ऑफ गुड्स, गुड्स कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, वैल्यू क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, बिल ऑफ लेडिंग नंबर क्या है, ये मेंशन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, तो यहां पर भी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में भी डिटेल्स जो हैं वो अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ में मैच होनी चाहिए। एडिशनल नोट में क्या मेंशन करना है? शुड इंश्योर दैट गुड्स आर नॉट फ्रॉम कंट्रीज अंडर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, यानी कि गुड्स वहां से तो नहीं मंगाया जा रहा है जहां पर ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि व्यापार पर प्रतिबंध है। और क्लासिफाइड एज हैजार्डेज या वॉर फाइटिंग गुड्स, ठीक है, हैजार्डेज है, नुकसानदेह है वो गुड्स, ठीक है, फाइटिंग गुड्स, लड़ाई के लिए कोई सामान हथगोला बारूद वगैरह मंगा रहे हो तो ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान रखिए। इसका कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में आपको देना होता है। फिर बात आती है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लायबिलिटी। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है क्लियर होने से, तो क्रिस्टलाइजेशन में फॉरेन करेंसी लायबिलिटी होती है। हमने अमेरिका से सामान मंगाया तो पेमेंट डॉलर में करना है ना, तो क्या हो गई? फॉरेन करेंसी लायबिलिटी। इसमें देखते हैं क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ इशूइंग बैंक, जो इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा, ठीक है, उसके क्या ऑब्लिगेशंस हैं? तो साइट बिल के लिए इमीडिएट पेमेंट कर दिया जाए अपॉन कंप्लायंट प्रेजेंटेशन। कंप्लायंट का मतलब है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे, एलसी में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं पेमेंट की, अगर वो फुलफिल कर दी जाती हैं तुरंत पेमेंट कर दो। और यूजेंस बिल में क्या होता है? पे करना होता है ऑन मैच्योरिटी इफ इन कंप्लायंस विद एलसी। बस ये बात ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलाइजेशन गाइडलाइंस क्या है? फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज आर कन्वर्टेड टू आईएनआर बेस्ड ऑन बैंक पॉलिसी। फॉरेन करेंसी लायबिलिटी जो है उसको आईएनआर में कन्वर्ट करना, भाई पेमेंट तो डॉलर में करना है ना, डॉलर में बैंक करेगा, लेकिन बैंक उस डॉलर को किस में कन्वर्ट कर देगा? आईएनआर में, क्योंकि वो एप्लीकेंट से क्या वसूलेगा? आईएनआर वसूलेगा, इंडियन रूपी, क्योंकि एप्लीकेंट्स कहाँ का है? इंडिया का है, इंपोर्टर इंडिया का है, ठीक है, तो वही है, बैंक पॉलिसी के तहत चेंज करना होगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर साइट बिल्स, साइट बिल अभी बता दिया ना, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, और ड्यू डेट तो यूजेंस। इफ एन इंपोर्ट लोन इज सैंक्शनड, अगर कोई इंपोर्ट लोन सैंक्शन किया गया था, रूपी लायबिलिटी इज डेबिटेड टू द लोन अकाउंट, तो रूपी की जो लायबिलिटी है उस लोन अकाउंट से निकाल, मतलब लोन अकाउंट से विड्रॉ कर ली जाएगी अगर कोई लोन दिया गया है, ठीक है। फिर बात आती है एविडेंस ऑफ इंपोर्ट बाय इंपोर्टर, एविडेंस ऑफ इंपोर्ट, ठीक है, कि अगेन कंफर्मेशन दिया जा रहा है, एविडेंस है, तो एविडेंस में इंपोर्टर अंडरटेकिंग मस्ट अंडरटेक टू सबमिट द एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ द बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री की जो एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी है इसको क्या करना है, ठीक है, इसको अंडरटेकिंग देनी होगी कि हम सबमिट करेंगे। देन पर्पस कंफर्म दैट एक्चुअल इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, ये कंफर्म करता है एक्चुअल इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सबमिशन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम, जो भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम है उसी में क्या करना है, इसको सबमिट करना है, ध्यान रखिएगा। देन सेफगार्ड फॉर बैंक्स, बैंकों के लिए क्या सेफगार्ड सुरक्षा की जरूरत है? तो सैंक्शनिंग एलसी फैसिलिटी, अगर एलसी फैसिलिटी को आप सैंक्शन करते हो तो क्या चाहिए? तो बैंक मस्ट फॉलो इंटरनल पॉलिसीज एंड आरबीआई गाइडलाइंस। अगर एलसी किसी को दिया जा रहा है फैसिलिटी, तो इस फैसिलिटी को सैंक्शन करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और बैंकों की जो इंटरनल पॉलिसीज हैं उनको देखना चाहिए। इंश्योर केवाईसी कंप्लायंस एंड ड्यू डिलीजेंस, केवाईसी कंप्लायंस, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, यानी कि जो एप्लीकेंट्स है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। ड्यू डिलीजेंस, इंपोर्टर इवैल्यूएशन, यानी कि जितने का लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हो इंपोर्टर का इवैल्यूएशन तो कर लो, इतना पैसा चुका पाएगा कि नहीं पाएगा। जैसे बैंक किसी को लोन देता है तो ये देख लेता है ना कि इसकी हैसियत इसको चुकाने की है या नहीं है, वही है इवैल्यूएशन। तो शुड हैव ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई भी गलती नहीं करनी है। रिस्क असेसमेंट करना है, इज क्रूशियल ड्यू टू ओवरसीज ट्रांजैक्शन एंड करेंसी एक्सपोजर। तो रिस्क को एनालाइज करना यहां थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि ये ओवरसीज ट्रांजैक्शन है, यानी कि दूसरे देश में इसका इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है, और करेंसी एक्सपोजर भी दूसरी करेंसी, तो रिस्क तो है यहां पर। तो ये है पूरा का पूरा सेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, और क्रिस्टलाइजेशन के बाद बैंकों के लिए क्या क्या सेफगार्ड की जरूरत।
तो ये पूरा का पूरा मैंने मोस्ट डॉक्यूमेंट से लेकर के ये सारी बातें आपको इस सेशन में बता दी हैं। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन, मानसून धमाका आ चुका है भाई। मानसून धमाका में ठीक है आपको कोड इस्तेमाल करना है मानसून 15 और फ्लैट 15% ऑफ पाएंगे सारे महापैक पर। ऑलरेडी 50% ऑफ चल रहा था, ठीक है, अब 15% ऑफ और मिल जाएगा। ऑफर वैलिडिटी कब से है? 27 से 31 जुलाई तक ये ऑफर मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जिसमें सीए आईआईबी का महापैक, सीए आईआईबी एग्जाम्स के लिए महापैक में सब कुछ इंक्लूड होता है। 20+ बैचेस इंक्लूड हैं, 400+ क्लास नोट्स हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक्स हैं, क्विजेस हैं और नोट्स हैं, और 24/7 डाउट सपोर्ट है। यहाँ पर ये इसके फीचर्स हैं। अगर आप 6 महीने के लिए लेते हो तो इस समय है 2974। देन 12 मंथ के लिए आप परचेज करते हैं 4274, और 24 मंथ सबसे बेस्ट पैकेज है 2 साल का 5949, ठीक है, तो ये 5949 का अवेलेबल। देन 12 मंथ और 24 मंथ ये JAIIB CAIIB दोनों को कंबाइन करके बना। यहाँ जैब भी पूरा कवर है, कैप भी पूरा। पहले आप JAIIB क्लियर करोगे, फिर CAIIB क्लियर करोगे, ये करना ही पड़ेगा आपको। तो बेसिकली 2 साल वाला आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। कूपन कोड ध्यान रखिएगा मानसून 15 लिखा हुआ है, ठीक है। देन CAIIB फाउंडेशन बैच है और CAIIB फाउंडेशन बैच 2.0 ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2.0 का प्राइस है 2499 और यहां पर भी फाउंडेशन बैच का प्राइस है 2499, ठीक है। जो यहां पर ऑफर प्राइस में 2124 का दिया जा रहा है एक्स्ट्रा 15% ऑफ। देन 799 के जो कोर्सेज थे ABM यानी कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग अगर आप सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे BFM, अभी तक जो BFM का प्राइस चल रहा था 799 चल रहा था, यानी कि 50% ऑफ। अब एक्स्ट्रा 15% मिल जाएगा तो इसका प्राइस हो गया 679, इसका भी प्राइस 679। और अगेन आगे भी जो और कोर्सेज हैं ABFM या BRBL उनका भी 679 ही कोर्स का प्राइस रखा गया है। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि इलेक्टिव पेपर है, ठीक है, 999 में था, अब 849 में मिलेगा, ठीक है। रूरल बैंकिंग इलेक्टिव पेपर है 7999, 679 का मिलेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। देन रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो 799 का था, 679 का मिलेगा, और अगेन 999 का था, 849 का मिलेगा। सेंट्रल बैंकिंग इलेक्टिव पेपर की बात हो रही। तो इतना ही थी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके लिए लेकर के आऊंगा। जुड़े रहिए JAIIB CAIIB वाला के साथ। थैंक यू।